नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी वादों में से एक। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के आते ही मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा। पर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है देश में, या ये केवल एक चुनावी वादा है? क्या राज्य सरकारें इस कानून को लागू कर सकती हैं, या फिर यह केंद्र का विषय है? अगले 1 घंटे में सभी सवालों के जवाब पेश है समान नागरिक संहिता पर श्वेत पत्र। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं। खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को भी जरूरत नहीं। एक देश में एक कानून होना चाहिए क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। एक समान कानून होना चाहिए सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब चीज के अंदर सबको इक्वलिटी होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट के पास काफी काम है करने के लिए, ये इन चीजों में कहाँ गवर्नमेंट पड़ गई है? ये सिविल कोड कर दो, ये बेकार बात। पब्लिक को लुभाने के लिए और वोट लेने के लिए ये सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए, तुरंत लागू होना चाहिए। ये देश हित में है और सबके हित में है। तो एक देश एक कानून, ये सिर्फ प्रोपगेंडा हो रहा है। हाँ, मतलब जरूरत भी है और नहीं भी है, मतलब लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म का कानून किसी और धर्म पर थोप दिया जाएगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो पूरा बिलीव है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हमने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, जिम्मेवार पार्टी के नाते हमने कहा है, और जो कहा है वो करेंगे भी। पहले भी जो कहा है वो किया। मौजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। राजनीति का मुद्दा या देश की जरूरत? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। वो तो बहुत सारी बातें किए हैं जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। उन सब विषयों को उन्होंने रखा है जिसकी कोई आवश्यकता हिमाचल में दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के 1 मिनट सोचे कि साहब 5वां वर्ष है ना आपकी सरकार का, 5वें वर्ष के आखिरी महीने में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, और आप में से किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी उसको पढ़ा नहीं है। आपको लगता है इसको एक स्केयर क्रो की तरह, बिजुका की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं साहब, आप ताली बजवा लें भले एक सेक्शन में, लेकिन लोग समझ रहे हैं। धार्मिक आजादी पर प्रहार या समानता की पुकार? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ना तो एटलीस्ट जो पुअर पर्सन होगा ना उसको ये पता होगा कि भाई कोड जो मेरी सुनेगा, एक तरह से मेरे पास ये राइट्स हैं। क्यों होना चाहिए यार, क्या कमाल है? आप मुझे बताइएगा कि मैं पीली कमीज रोज पहनूं या लाल कमीज पहनूं? अब मेरा जैसे चल रहा है मैं वैसे चलाऊंगा, आपको उससे क्या मतलब? आप अपना देश चलाओ। होना चाहिए, उसमें क्या मतलब? होना चाहिए। इंडिया है तो इंडिया में पूरे देश के अंदर एक ही तरह का कानून पूरे देश में होना चाहिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, सबको छोड़ के वो सब पे लागू होना चाहिए। मजहब में दखल अंदाजी या रिफॉर्म की आवश्यकता? ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है, और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, उसका विरोध तो वैसी साहब ने कभी नहीं किया, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आदत है, ये पार्टी ही है जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करती है। हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे, और ये नहीं हो सकता कि जो उनको पसंद हो वही हम बात करेंगे, जो अवाम को पसंद हो वही हम बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के कांगड़ा में एक रैली के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्या किया? राजनीति का सबसे ज्वलंतशील मुद्दा फिर से सुलग उठा। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रोक सकता।
माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात चुनाव में समान नागरिक संहिता के मुद्दे ने राजनीति गर्म कर दी। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, आज सही तौर से वो सपना पूरा हो रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबको एक होना चाहिए, सबको एक होके इसको अभिनंदन देना चाहिए और इसमें क्या संभावना है उसमें जो जो विषय उनको पक्का सरकार के सामने, कमेटी के सामने रखना चाहिए। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस प्रकार का एक बोल्ड स्टेप, इस प्रकार का एक ऐतिहासिक कदम जो है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में ये कभी भी लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते, तभी ये लोग हर वक्त इस प्रकार के निर्णयों का विरोध करते हैं। क्या एक देश एक कानून का वक्त आ चुका है? क्या शादी ब्याह के मामलों में सभी धर्मों के कानून एक होने चाहिए? क्या विरासत के कानून एक समान होने चाहिए? क्या अडॉप्शन का कानून भी सभी धर्मों में एक होना चाहिए? क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों में यूसीसी लागू कर सकती हैं? समान नागरिक संहिता का विरोध किस बात पर है? श्वेत पत्र में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को करेंगे डिकोड। समान नागरिक संहिता का मुद्दा क्या देश की जरूरत है या चुनावी ध्रुवीकरण का जरिया है? इस सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसके इर्द गिर्द वोट बैंक की राजनीति होती है और हर पार्टी इसके पक्ष में या इसके खिलाफ अपने अपने तर्क देती है। बीजेपी इसे देश की जरूरत बताती है तो विपक्ष देश के विविधतापूर्ण संस्कृति के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से यह मुद्दा इस बार भी उठा है और देश की राजनीति में दोबारा से बहस छेड़ दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट इन्होंने नहीं बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये समझते हैं कि देश के अंदर समाज को पोलराइज करने का एक मुद्दा है। इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी है कि देश के अंदर पोलराइजेशन हो और पोलराइजेशन का राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिले। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। विपक्ष इसे बीजेपी का ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। चुनाव आया तो कुछ तो है नहीं बोलने को, बेरोजगारी पे बोलने को है नहीं, महंगाई पे बोलने के लिए है नहीं, सामाजिक सौहार्द टूट गया नहीं बोलने के लिए, किसान मजदूर के लिए कुछ भी नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे लाओ ना साहब, यूनिफॉर्म नौकरियां भी तो दो, उस पर भी तो चर्चा हो। हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया और कानून पार्लियामेंट ने बनाया, उस वक्त कितना बड़ा हंगामा बर्पा किया गया था। कहा गया था कि अगर ये मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ है उसमें दखल दिया जा रहा है। आज सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और जो मुस्लिम बहनें हैं उससे बहुत खुश हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक मैरिज रिफॉर्म है और अगर इसकी बात की जा रही है तो कोई हिंदू कोड बिल थोड़ी थोपा जा रहा है, यूनिफॉर्म किया जा रहा है, यानी वो एक अच्छी चीज की जा रही है। और इस पर इतना हमारे विपक्षियों को इस पर बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसको हमने कहा है, इसको जरूर करेंगे और समाज में भी इसको लेकर कोई असंतोष नहीं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई जा रही समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इनमें 3 से 4 सदस्य होंगे। इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, लेकिन आरोप धर्म में दखलंदाजी के भी है। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रही है। ये सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर समाज को बांटना और उसका राजनीतिक लाभ उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। इसमें
ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहली बार उठा। समय समय पर यह मुद्दा भी उठता रहा और इस पर बहस भी होती रही। उत्तराखंड चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी गठन पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशों के बाद ये कानून उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है। लेकिन क्या राज्य सरकारें अपने राज्य में यूसीसी को लागू कर सकती हैं? हम ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल राजनीति से अलग ये मुद्दा समय समय पर सामाजिक बहस में भी शामिल होता रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है अभी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमीज के बाद बनाई गई है। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। हम तो ये कहते हैं कि हर एक को उसके मजहब पे चलने की, उसे फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई कानून ऐसा आता है जो उसके ऊपर पूरा उतरता है, हम उसे उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर किसी के मजहब की या उसकी मान्यता के ऊपर, उसके ऊपर अमल करने पर कोई अंकुश लगता है, हम जरूर उसकी मुखालफत करेंगे। ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए कभी अजान का बात आते है, कभी 3 तलाक के बात आते हैं, अभी सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सिविल कोड से पहले तो चीज है ना, ये देश का नागरिक को चलना चाहिए। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कई सालों से है, लेकिन 1989 के आम चुनावों में पहली बार बीजेपी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1985 में शाहबानो केस के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकारों को छेड़े बगैर देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों नहीं हो सकता। नवंबर 2019 और मार्च 2020 में यूसीसी प्रपोज किया गया, लेकिन संसद में पेश करने से पहले ही उसे विथड्रॉ कर लिया गया। आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस पर संविधान सभा ने क्या कहा था और मौजूदा सरकार का स्टैंड क्या है। एक देश एक कानून का मुद्दा जब भी छिड़ता है तो बात पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून की होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पर्सनल लॉ किसे कहते हैं। पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून ऐसे कानून होते हैं जो लोगों के धर्म, जाति, विश्वास और परंपराओं के आधार पर बने होते हैं। ये अलग अलग धर्मों की धार्मिक किताबों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में शादी, संपत्ति, विरासत, गोद लेना, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, देखरेख, गार्जियनशिप और चैरिटी जैसे मामले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं। जबकि इस्लाम में पर्सनल लॉ के अंतर्गत विरासत, वसीयत, उत्तराधिकार, शादी, वक्फ, तलाक, मेहर और गार्जियनशिप जैसे मामले आते हैं। हिंदुओं के लिए भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट,
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। शादी, तलाक, एडॉप्शन और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, तो हर एक हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर सक्सेशन एक्ट है। तो ऐसे जो पर्सनल लॉज जो हिंदुओं को गवर्न करते हैं वो 1956 में हिंदू कोड बिल में लाया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ ज्यादातर शरीयत एक्ट के तहत चलता है और कोडिफाइड पूरा तो है नहीं। तो पर्सनल लॉज ऐसे हैं कि हर कम्युनिटी, हर समुदाय के अपने अपने पर्सनल मामलों में, शादी, इनहेरिटेंस, डिवोर्स वगैरह में वो चलते हैं। अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के मुताबिक इनके जो प्रैक्टिस चली आ रही है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, वही फॉलो करते हैं। तो मुसलमान तो शरीयत के बेसिस पर जो है वो फॉलो करते हैं, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, सक्सेशन हो, इन चीज़ों में। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इसे लागू करना या न करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अंग्रेजों के जमाने से हो रही है। 1835 में अंग्रेजी शासन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कानून में जुर्म, सबूत और अनुबंध के मामलों में समानता की जरूरत को देखते हुए कोडिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को फिलहाल इस वर्गीकरण से अलग रखा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को एक बहस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसमें दो धड़े थे। एक पक्ष समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहा था, तो दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम प्रतिनिधि पर्सनल लॉ की वकालत करते थे। उस दौरान समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों में संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम शामिल थे। मोहम्मद इस्माइल ने विरोध करते हुए कहा, नागरिकों के लिए समान कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यदि लोग अपने पर्सनल कानून का पालन करते हैं तो कोई नाराजगी या असंतोष नहीं होगा। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, विवाह और उत्तराधिकार के कानून धार्मिक निषेधाज्ञा का हिस्सा हैं। महबूब अली बेग ने कहा, 1350 वर्षों से मुस्लिमों द्वारा निजी कानून का पालन किया जा रहा है और सभी प्राधिकारियों द्वारा इसे मान्यता भी दी गई है। मुस्लिम सदस्यों के इन तर्कों को के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और बी.आर. अम्बेडकर ने खारिज कर दिया। के.एम. मुंशी ने जवाब देते हुए कहा था, कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। कुछ मुस्लिम देशों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को मान्यता नहीं दी गई है। ए.के. अय्यर ने कहा, देश के नेता चाहते थे कि पूरे भारत को आपस में जोड़ा जाए और इसे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया जाए। क्या हम देश को हमेशा प्रतिस्पर्धी समुदायों के रूप में बांटे रखना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं मुस्लिम सदस्यों की बातों को सुनकर बहुत चकित हूँ। देश में सीआरपीसी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट और दूसरे जरूरी कानून पहले से लागू हैं। इसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप से पूरे देश में नागरिक संहिता लागू है। विवाह और उत्तराधिकार के विषय इससे बाहर है। इसीलिए हम सब इस अनुच्छेद को संविधान में रखना चाहते हैं। इस पर संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने माना कि कुछ समय बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, देश को समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे और लोगों की सहमति से होना चाहिए। इस बहस का नतीजा ये हुआ कि समान नागरिक संहिता को संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 44 में जोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ कि समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान में तो है, लेकिन क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, तो ये भारतीय अदालतों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता।
तो विवाद हुआ था संविधान सभा में, वो मूल रूप से मुसलमानों ने उठाया था, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि हमारे जो है अधिकार है शरिया कानून के अंतर्गत वो प्रभावित होंगे। तो ये स्पष्ट किया गया उन्होंने कि साहब वहां पर कि ये समान नागरिक संहिता है, ये नागरिक यानी सिविल कोड है, ये रिलीजन कोड नहीं है जी। एक बड़ा भारी भ्रम है जो भय पैदा करता है, क्योंकि जहां आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो एक हंगामा सा खड़ा होता है। ये सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का लंबे समय से हिस्सा है। उत्तराखंड, हिमाचल और अब गुजरात चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन वास्तव में सरकार का इस पर क्या कहना है? जरूरत क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री ने इस साल संसद में कहा था कि सरकार का फिलहाल समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने 22वें लॉ कमीशन से ये गुजारिश की थी कि वो इससे जुड़े तमाम मामलों को देखे। लॉ कमीशन जो 2021 में गठित किया गया था, फिलहाल अभी तक उसका कोई चेयरपर्सन नहीं बनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही है। 2016 में मोदी सरकार ने लॉ कमीशन से कहा था कि वो ये तरीका ढूंढे कि हजारों व्यक्तिगत कानूनों के बीच में से एक यूनिफॉर्म कोड कैसे बनाया जा सकता है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक फैमिली लॉ में रिफॉर्म पर 185 पेज का कंसल्टेशन पेपर जमा किया था, जिसमें कहा गया था कि इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड न जरूरी है न ही वांछित, लेकिन किसी धर्म के व्यक्तिगत कानूनों में अगर पक्षपाती परंपराएं हैं तो उनमें बदलाव किया जा सकता है। इस समय देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून है, हर मामले में नहीं पर शादी, तलाक समेत कुछ बुनियादी मामलों में हैं। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो क्या बदलाव होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाले कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं, इसलिए उनमें बदलाव की जरूरत है। जब यूसीसी कानून आएगा तो जितनी महिलाएं हमारे देश की महिलाएं उन सबको समान वो मिलेगा अधिकार, कानून सबके लिए इक्वल होगा। पूरे देश में होगा तो इक्वलिटी जब भी आएगी, जब भी हमारा देश तरक्की करेगा और जब भी हमारा देश ये हिंदू मुस्लिम के विवाद से बाहर निकलेगा। फिलहाल तो मेरे को लगता है कि इक्वालिटी का सबसे नंबर 1 यही होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ को इक्वल करो, उसके बाद सिटीजन के राइट्स जो वो भी इक्वल हो जाएंगे। हमारे देश में सर्वोपरि देश है, उसके बाद जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, ये सब अलग चीज है। चूंकि देश एक है इसलिए कानून एक ही होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री एक है तो देश भी एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। मुसलमानों का पर्सनल लॉ उनको बिना पत्नी को तलाक दिए लेकिन पत्नी की रजामंदी के साथ 4 शादियां करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। मुसलमानों में गोद लेने के भी अपने कानून हैं। अगर संपत्ति की हिफाजत के लिए कोई मुस्लिम दंपत्ति बच्चा गोद लेता है तो मुस्लिम लॉ के तहत वो पूरी संपत्ति उसके नाम नहीं कर सकता है। ऐसे में गोद लेने के मामले कम ही होते हैं। ये कोई शख्स अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको गोद ले सकता है। लेकिन उसमें सर्टेन इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसको फॉलो करने होंगे। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है तो प्रॉपर्टी में बाप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में एज अ गिफ्ट अपने अडॉप्टेड बच्चे को देना चाहे वो दे सकता है, उसमें कोई मनादी नहीं है। उस बच्चे का जो ओरिजिनल फादर है, जो उसका ओरिजिनल नस्ब है वही आगे चलेगा, उसका जो ओरिजिनल फादर का नाम है वही उसके साथ अटैच किया जाएगा। और प्रॉपर्टी मैटर्स में ये है कि एक तो वो लॉ है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि किस बच्चे को कितने % मिलेगा, लेकिन अपने अडॉप्टेड बच्चे को जो भी वो शख्स एज अ गिफ्ट अपने बच्चे को देना चाहे तो उसमें कोई रोक नहीं है। कुछ मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। मसलन कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। के आने से जो जितने भी कम्युनिटीज के अपने पर्सनल लॉज हैं वो पर्सनल लॉज डायरेक्टली रिलीजन से गवर्न होते हैं, डायरेक्टली रिलीजन से और रिलीजियस बुक्स से रिलेटेड हैं। और ऑलरेडी अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पसंद के मज़हब को फॉलो करने और प्रैक्टिस करने का इख्तियार दिया हुआ है। तो जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं
वो आपस में उनमें टकराव पैदा होगा। और प्लस ये कि जो लोग अपनी मर्जी से अपने मजहब को अपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल लॉस को फॉलो करना चाहते हैं, उनके उस हक को भी कहीं ना कहीं छीना जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक वैध था, जिसके तहत मुसलमान तुरंत तलाक दे सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसे आपराधिक बना दिया। हिंदू धर्म में भी भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन किया जाता है, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करीबी रिश्तों में शादी नहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा हो जाता है, जबकि उत्तर भारत में नहीं होता। ऐसे में जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना चुनौतीपूर्ण काम है। तो हिंदुओं के संबंध में तो लगातार परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और एक अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए कि विडो रिमैरिज एक्ट आया और मेंटेनेंस एक्ट के लिए 125 सीआरपीसी में प्रोविजन आया। अब कोपार्सनर भी बना दिया गया है। अभी देहाती क्षेत्र में जो खेतीहर जमीन है उसके संबंध में नहीं किया गया है, वो भी होना चाहिए। तो ये बड़े मतलब धीरे धीरे कदम उठते हैं महिलाओं की। ये सारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना, को समान करना और उनके उत्थान से जुड़ी हुई बात है ये। तो हिंदुओं के धर्म में तो ये होता ही चला आ रहा है। कोपार्सनर भी शहर में किया है शहरी संपत्तियों के संबंध में, तो ये तो अच्छी बात है, मगर आगे भी होएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू के निजी कानून है वो मुसलमान पे लागू हो या मुसलमान के जो ट्राइबल्स के हैं उनके ऊपर लागू हो। जम्मू कश्मीर में शरीयत एक्ट लागू नहीं है और वहाँ के मुसलमान वहीं के पारंपरिक कानूनों को मानते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल राज्यों जैसे नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, न कि धर्म का। इसके साथ साथ कई आदिवासी समूह हैं जो अपने अपने धर्मों के कानूनों का पालन करते हैं। यूसीसी की मुखालिफत करने वाले मानते हैं कि सीआरपीसी में भी राज्यों के हिसाब से बदलाव है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में बीजेपी शासित राज्यों में फाइन कम है। एंटीसिपेटरी बेल को लेकर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है। ऐसे में पर्सनल लॉ को समान करने की क्या जरूरत है? मात्र सक्षम होना कोई खास मायने नहीं रखता है। प्रांतीय राज्य सरकारें, विधानसभाएं सक्षम है, ठीक है, मगर जब बहुत अब देश एक हो चुका है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतनी मोबिलिटी है ऊपर से नीचे तक, तो अब इसको लागू करने के लिए सर्वोत्तम यही होगा कि पार्लियामेंट जो है इस पर कानून बनाए। बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता की बात करती रही है। 1998 में पहली बार इसे बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। उसके बाद से हर चुनाव में यह बीजेपी के लिए अहम मुद्दा रहा है। अब कुछ बीजेपी शासित राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं, पर क्या राज्यों के पास यह अधिकार है? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 2.5 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सवाल सदन में पूछा था, क्या वो समय आ गया है कि अब तक धर्म पर निर्धारित होते आ रहे सिविल कानून को बदला जाए? समान नागरिक संहिता पर बोलते वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। बीजेपी अब तक अपने सबसे मजबूत दौर में है, इसलिए
जिस मुद्दे पर पहले की सरकारें ढुलमुल रवैया अपनाती थी, उस पर आज मोदी सरकार सीधे सवाल उठा रही है। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि वो यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नाम पर एक अनसिविल कमेटी बन चुकी है, एक अनसिविल कम्युनल कमेटी जो बन चुकी है, वो इस पूरे मामले को केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते महिला अधिकारों के हनन के लिए बार बार सामने आती है। ये वही मंडली है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जिसने महिला सशक्तिकरण का हमेशा गला घोटा है वोट बैंक को रिझाने के लिए। आज कांग्रेस से सवाल है, जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ, आपकी सरकारें थी, तब वो ठीक था। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है और खास तौर करके 2019 में फिर से वो आई, तब से उन्होंने ये सब शुरू किया है। और ये सब मामला और दूसरा कुछ नहीं, गुजरात के चुनाव के लिए ये सब हो रहा है। क्या राज्यों के पास अधिकार है कि वो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सकें? संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड फॉर द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे देश के लिए, पूरे संघीय ढांचे के लिए, पूरे देश के लिए एक कानून बनाने का प्रयास राज्य करेगा। यहां पर राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, राष्ट्रीय प्रक्रिया होगी। इसके लिए केवल और केवल संसद ही कानून बना सकता है। राज्य सरकारों को प्रदेश स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, अमल में करने के लिए और कानून बनाने के लिए कोई अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 नहीं देता। मेरा ये मानना है कि कमेटी फॉर्म करना किसी चीज की स्टडी के लिए, उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। लेकिन और मेरा ये भी मानना है, अगर ये कल कमेटी कह दे कि जी स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो बातें, वो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। मेरा एक और मानना है कि अगर ये प्रक्रिया भी किसी प्रदेश ने अगर शुरू की है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में पूरे देश भर में लागू होगा, पूरे के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार और संसद के पास है। हालांकि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां ये कानून पहले से ही अस्तित्व में है। गोवा में साल 1867 में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली, लेकिन ये कानून वहां लागू रहा। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक गोवा की आजादी के समय कहा गया था कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इस कानून को रिप्लेस नहीं किया जाता, ये कानून लागू रहेगा। जो लागू है वो पोर्चुगीज कोड है। गोवा पोर्चुगल की टेरिटरी थी 1961 तक, और जो पहले के कानून रही है वो चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमान अलग रीति से शादी नहीं कर सकते हैं, या उनकी संपत्ति में जो इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल एक समान है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहस को सुनते हुए नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा था कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत बन चुका है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्म है।
लेकिन दुनिया के कई देशों में अपने निजी कानूनों में बदलाव कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जगह दी गई है। कई मुस्लिम देश इस सूची में शामिल हैं। सबसे पहले रोमन लोगों ने ही नागरिकों के लिए कानून विकसित किया था। उस समय इसे जूस सिविल नाम दिया गया था। कई देशों में रोमन जूस सिविल लागू रहा, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने इसे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। फ्रांस की नागरिक संहिता आधुनिक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिता है। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन नागरिक संहिता को पेश किया गया था। बाद में नागरिक कानूनों का एकीकरण कर 300 से अधिक स्थानीय नागरिक कानूनों को बदल दिया गया। इन कानूनों में संपत्ति, सूदखोरी, उत्तराधिकार, उपहार, अनुबंध जैसे क्षेत्रों को कवर कर दिया गया था। अमेरिका के राज्य अपने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के साथ स्वतंत्र हैं और खुद की प्रथाओं और कानूनों का पालन करते हैं। हालांकि वहां भी नागरिक संहिता के नाम पर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो पूरे देश में नागरिकों को नियंत्रित करते हैं। ज्यादातर इस्लामी देशों में शरिया कानून को अपनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र में समान नागरिक संहिता लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।